डियर स्टूडेंट्स, फिज़िकल केमिस्ट्री में हमने लास्ट वीडियोस में स्पेक्ट्रोस्कोपी को शुरू किया था, उसके बारे में डिस्कशन करना शुरू किया था, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम तक को डिस्कस कर लिया था। अब इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी के नेक्स्ट पार्ट में हम आगे चलते हैं। आज हम स्टडी करेंगे बोर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन के बारे में। बोर्न ओपेनहाइमर के अनुसार किसी अणु की कुल ऊर्जा उसकी समस्त प्रकार की ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। तो बोर्न ओपेनहाइमर ने एक इक्वेशन शो करी थी। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक अणु की कुल ऊर्जा जो होती है वो उसकी स्थानांतरण की ऊर्जा, घूर्णन की ऊर्जा, कंपन की ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के योग के बराबर होती है। यहाँ स्थानांतरण की ऊर्जा को ट्रांसलेशनल TR से शो किया है, घूर्णन को रोटेशन से शो किया है, कंपन के लिए वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को शो किया है। यहाँ ये बताया गया कि जो स्थानांतरण की ऊर्जा होती है वो क्वांटीकृत नहीं होती, वह इसका मान बहुत ही कम होता है। इसलिए अगर हम इस ट्रांसलेशन या स्थानांतरण की ऊर्जा को हम देखें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो तो होती है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा की, उससे कम वाइब्रेशन एनर्जी, उससे कम रोटेशनल एनर्जी और सबसे कम स्थानांतरण की ऊर्जा का मान होता है। तो अगर हम यहाँ स्थानांतरण की ऊर्जा को छोड़ दें नेग्लिजिबल करते हुए, तो एक अणु की जो टोटल एनर्जी है वो उसकी घूर्णन ऊर्जा, कंपन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के योग के बराबर होगी। जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा होती है ये इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा है जो अणुओं में अनेक ऊर्जा स्तरों में रहते हैं। और जो कंपन ऊर्जा होती है, वाइब्रेशन एनर्जी, इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अणु में परमाणुओं के एक दूसरे के सापेक्ष कंपन करने के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम वाइब्रेशनल एनर्जी कहते हैं। इसी तरह से जो घूर्णन ऊर्जा या रोटेशनल एनर्जी होती है यह संपूर्ण अणु के घूर्णन के कारण होती है। तो घूर्णन के कारण या घूर्णन की ऊर्जा को हम इस तरह से कह सकते हैं। जब किसी अणु के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण होता है तो उसकी टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। तो कितना चेंज हो गया ऊर्जा के मान में, उसके लिए हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि डेल्टा E टोटल यानी अणु की कुल ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वो हम बता सकते हैं इस तरह से कि इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के मान में कुल परिवर्तन प्लस कंपन ऊर्जा के मान में कुल परिवर्तन व घूर्णन ऊर्जा के मान में कुल परिवर्तन को अगर हम जोड़ दें तो हम कहेंगे कि वह उस अणु की कुल ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है। ये जो ऊर्जाओं हैं, इन ऊर्जाओं की कोटियों के मान में बहुत अंतर है। ये माना जाता है कि घूर्णन तथा कंपन स्वतंत्र रूप से होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ तक जो है इसे हम कहते हैं बोर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन कहते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, उसी प्रकार से अणु में भी ये तीनों ऊर्जाएं जो हैं क्वांटीकृत होती हैं, अर्थात इन ऊर्जाओं के कुछ निश्चित मान होते हैं। इन ऊर्जाओं के मानों में परिवर्तन कुछ विशिष्ट मानों के द्वारा ही होता है। अणु की घूर्णन ऊर्जा का मान घूर्णन क्वांटम संख्या J से निर्धारित होता है, उसी प्रकार कंपन ऊर्जा का मान कंपन क्वांटम संख्या V से तथा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का मान मुख्य क्वांटम संख्या N से निर्धारित होता है। अर्थात घूर्णन ऊर्जा को प्रदर्शित करने के लिए हम घूर्णन क्वांटम संख्या J को काम में लेंगे, कंपन ऊर्जा के मान को प्रदर्शित करने के लिए कंपन क्वांटम संख्या V को लेंगे काम में, और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के मान को प्रदर्शित करने के लिए हम मुख्य क्वांटम संख्या N को काम में लेते हैं। इन तीनों प्रकार की ऊर्जाओं को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूलेज हैं। जैसे घूर्णन ऊर्जा का मान इस समीकरण से ज्ञात किया जा सकता है। घूर्णन ऊर्जा बराबर होती है J इंटू J+1 इंटू H²/8π²I, जहाँ J जो है वो घूर्णन क्वांटम संख्या है,
H प्लांक कांस्टेंट, A/π कांस्टेंट है और I जो है वो अणु का जड़त्वाघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। कंपन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए इक्वेशन है E वाइब्रेशन इज इक्वल टू V प्लस हाफ इंटू H अपॉन 2π √k अपॉन म्यू, जहाँ V जो है उसको हम कंपन क्वांटम संख्या कहते हैं, H प्लांक कांस्टेंट, 2π कांस्टेंट, √k जो है उसको हम कहते हैं बल नियतांक या फोर्स कांस्टेंट। जो एक द्विपरमाणु अणु की हम बात करें तो उसमें दो परमाणु के बीच जो बंध बना है उस बंध की दृढ़ता को प्रदर्शित करता है। K का मान जितना अधिक होता है इसका मतलब दो परमाणु के बीच का बंध उतना ही प्रबल है। म्यू जो है उसको हम कहते हैं समानीत द्रव्यमान या रिड्यूस्ड मास। अगर द्विपरमाणु अणु है तो म्यू बराबर होता है दोनों परमाणुओं के द्रव्यमान का गुणनफल बटा दोनों परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा जो है वो इस फार्मूले द्वारा दी जाती है, इज इक्वल टू होगा ये माइनस 2π² m e⁴z² अपॉन n²h², जहाँ n जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या है। तो इस प्रकार से इन तीनों प्रकार की ऊर्जाओं के मान जो है उनसे संबंधित क्वांटम संख्या के मानों पर निर्भर करते हैं। ऊर्जा में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर उससे संबंधित क्वांटम संख्या का मान परिवर्तित होता है। क्योंकि क्वांटम संख्याओं के मान पूर्णांक होते हैं, एक होल नंबर होते हैं, इसलिए इन ऊर्जाओं के मान जो है कंटिन्यूस नहीं होते बल्कि कुछ विविक्त होते हैं। तो जैसे इन क्वांटम संख्याओं के मान में जो पूर्णांक होंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है ऊर्जाओं के मान हमें प्राप्त होंगे। ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनीय, कंपन व घूर्णन प्रत्येक ऊर्जा के अनेक ऊर्जा स्तर होते हैं। साधारण अवस्था में अणु इन ऊर्जा स्तरों के निम्नतम ऊर्जा स्तर में उपस्थित होता है। एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर होंगे, कंपन ऊर्जा स्तर होंगे और घूर्णन ऊर्जा स्तर होंगे। तो ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल जो है इन समस्त प्रकार के ऊर्जा स्तरों के निम्नतम ऊर्जा स्तर में पाया जाएगा। प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में अनेक कंपन ऊर्जा स्तर होते हैं तथा प्रत्येक कंपन ऊर्जा स्तर में कई घूर्णन ऊर्जा स्तर होते हैं। संक्रमण केवल उन्हीं ऊर्जा स्तरों में होता है जिनमें क्वांटम संख्या के मान में परिवर्तन इकाई से हो। ये बताया गया यहाँ पे कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में कंपन ऊर्जा स्तर होंगे और प्रत्येक कंपन ऊर्जा स्तर को वापस सब डिवाइडेड किया गया है घूर्णन ऊर्जा स्तरों में। संक्रमण के लिए ये एक नियम दिया गया है कि संक्रमण उन्हीं दो ऊर्जा स्तरों के बीच में होगा जिनके लिए क्वांटम संख्या के मान में परिवर्तन इकाई हो। इसको हम आगे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। बॉर्न ओपेनहाइमर ने एक बैंड स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति या आणविक स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति को ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल डायग्राम से थोड़ा इस प्रकार से शो किया गया है। एक मॉलिक्यूल में जैसे यह एक मुख्य इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर है जिसको हमने n बराबर 1 से शो किया है। इस इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में ये कंपन ऊर्जा स्तर है जिनके लिए कंपन क्वांटम संख्या v शो किया है। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पहला कंपन ऊर्जा स्तर जिसके लिए कंपन क्वांटम संख्या का मान 0, ये दूसरा एक कंपन ऊर्जा स्तर जिसके लिए कंपन क्वांटम संख्या का मान 1 है। उदाहरण के लिए ये दोनों कंपन ऊर्जा स्तर हमारे मुख्य क्वांटम संख्या n से प्रदर्शित होने वाले इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर प्रथम इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में स्थित है। अब इस कंपन क्वांटम संख्या में वापस दूसरे हमने ऊर्जा स्तर बनाए हैं जिनके लिए संकेत J दिया गया है जो घूर्णन क्वांटम संख्या कहलाता है। तो इस कंपन क्वांटम संख्या और इस कंपन क्वांटम संख्या वाले ऊर्जा स्तरों के बीच में ये कई घूर्णन ऊर्जा स्तर हैं और इसी प्रकार से आगे इस कंपन क्वांटम संख्या में भी घूर्णन ऊर्जा स्तर प्रदर्शित किए गए हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक में जो निम्न ऊर्जा स्तर होते हैं उनकी क्वांटम संख्या के मानों के ऊपर डबल प्राइम लगाया जाता है और जो उच्च ऊर्जा स्तर होते हैं उनके लिए
क्वांटम संख्याओं के संकेत के ऊपर सिंगल प्राइम शो किया जाता है, यानी V डबल प्राइम जो है लोअर एनर्जी का एनर्जी लेवल है और V प्राइम या V डैश जो है एक हायर एनर्जी का जो है वो ऊर्जा लेवल है। तो इसी प्रकार से ये ऊपर n = 2 इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर को शो किया गया, जिसके ये कंपन ऊर्जा स्तर हो गए और ये इनमें प्रदर्शित होने वाले घूर्णन ऊर्जा स्तर हैं। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जब एनर्जी का अवशोषण करता है तो अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। थोड़ा सा हम यह इसको अपने दिमाग में इस तरह से सेट करें कि मॉलिक्यूल जब अपनी ग्राउंड स्टेट में है तो वह अपने उसका इलेक्ट्रॉन जो है निम्न इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में, उदाहरण के लिए वो n = 1 में है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में जो कंपन ऊर्जा स्तर है, उदाहरण के लिए वो V = 0 कंपन ऊर्जा स्तर में स्थित है। अब V = 0 के वह किसी न किसी घूर्णन ऊर्जा स्तर में स्थित होगा। उदाहरण के लिए हमने ले लिया वो J = 2 में मॉलिक्यूल स्थित है। ये हो गई उस मॉलिक्यूल की ग्राउंड स्टेट में पोजीशन। अब जब वह मॉलिक्यूल ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो कितनी ऊर्जा का वो अवशोषण करता है उसके आधार पर संक्रमण होगा। मान लीजिए वह अत्यधिक ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वह मॉलिक्यूल इस प्रथम इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से संक्रमण करके द्वितीय इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर जाएगा। अब द्वितीय इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर के किसी एक कंपन ऊर्जा स्तर के किसी एक घूर्णन ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा। तो जैसे उदाहरण के लिए ये n = 1 से n = 2 में गया और V = 0 से ये मान लीजिए संक्रमण करके पहुंच गया V = 1 में, या हम कह सकते हैं V डबल प्राइम = 0 से V डैश = 1 में प्रवेश कर गया। लेकिन ये यहाँ पर था J डबल डैश या J डबल प्राइम = 2 से ये संक्रमण करके पहुंचता है यहाँ पर J डैश = 1 में। इस प्रकार के संक्रमण के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा संक्रमण होता है तो हम इस संक्रमण को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और ये जो संक्रमण होगा वह संक्रमण जो है दृश्य व पराबैंगनी विकिरण के ऊर्जा के अवशोषण से होता है। इस प्रकार के संक्रमण से जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको हम दृश्य व पराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं, या इस स्पेक्ट्रम का अध्ययन कहलाता है दृश्य पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अर्थात यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन जो है अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में तो प्रवेश करता ही करता है, साथ ही साथ कंपन संक्रमण भी होते हैं और घूर्णन संक्रमण भी होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। मान लीजिए अणु ने कम ऊर्जा का अवशोषण किया और संक्रमण इस प्रकार से हुआ कि वह अपने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में ही एक कंपन ऊर्जा स्तर के एक घूर्णन ऊर्जा स्तर से अपने से जस्ट ऊपर वाले कंपन ऊर्जा स्तर के किसी एक घूर्णन ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर जाए। इस प्रकार का जो संक्रमण होता है वह अवरक्त विकिरण की ऊर्जा के अवशोषण से प्रदर्शित होता है। इस प्रकार के संक्रमण कंपन संक्रमण भी हो गया तथा साथ के साथ घूर्णन संक्रमण भी होता है। तो हम इसे वाइब्रेशनल रोटेशनल संक्रमण कहते हैं, क्योंकि इस संक्रमण के लिए ऊर्जा IR विकिरण से मिलती है। इसलिए इस प्रकार के बनने वाले स्पेक्ट्रम को हम IR स्पेक्ट्रम कहते हैं, या इस स्पेक्ट्रम का अध्ययन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। मान लीजिए अणु अत्यंत अत्यंत कम ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो अगर मॉलिक्यूल में संक्रमण होगा तो वह अपने एक कंपन ऊर्जा स्तर में एक घूर्णन ऊर्जा स्तर से जस्ट दूसरे घूर्णन ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा। अर्थात संक्रमण जो है सिर्फ घूर्णन ऊर्जा स्तरों के बीच होगा, एक ही कंपन ऊर्जा स्तर में स्थित दो घूर्णन ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण हो जाएगा। इस प्रकार का जो संक्रमण होता है उसको हम कहते हैं शुद्ध
घूर्णन संक्रमण, प्योर रोटेशनल ट्रांजिशन। ये जो संक्रमण होगा यह सूक्ष्म तरंगों माइक्रोवेव से ऊर्जा के अवशोषण द्वारा होता है। इसलिए इस प्रकार के अवशोषण से बनने वाले स्पेक्ट्रम को हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम या रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहते हैं, और इन स्पेक्ट्रम का अध्ययन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। तो इस प्रकार से दृश्य पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, अवरक्त या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में कंपन और घूर्णन संक्रमण होते हैं, और सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिर्फ घूर्णन संक्रमण प्रदर्शित होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम किन किन संक्रमण से मिलकर बन सकता है। सबसे अधिक संक्रमण जो होते हैं, यानी तीनों प्रकार के संक्रमण जो होंगे वो दृश्य व पराबैंगनी विकिरण के ऊर्जा के अवशोषण से होते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में स्थित कंपन ऊर्जा स्तर और उनमें स्थित घूर्णन ऊर्जा स्तरों को एक ऊर्जा आरेख या एनर्जी लेवल डायग्राम के आधार पर समझा सकते हैं। इसी को हम थोड़ा सा यहाँ इस प्रकार से एक्सप्लेन कर दें। जो भी मैंने आप लोगों को बताया है कि घूर्णन ऊर्जा स्तर में संक्रमण के लिए सबसे कम ऊर्जा जैसे 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि घूर्णन ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। एक कंपन ऊर्जा स्तर में एक घूर्णन ऊर्जा स्तर से दूसरे घूर्णन ऊर्जा स्तर में जो संक्रमण होगा वह माइक्रोवेव्स या सूक्ष्म तरंगों द्वारा होता है। इसलिए इसे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। यदि मॉलिक्यूल को 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी जाए तो एक ही इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में एक कंपन ऊर्जा स्तर से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर में संक्रमण से बनने वाले स्पेक्ट्रम की अगर हम स्टडी करते हैं तो इसे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। इन संक्रमणों के लिए आवश्यक ऊर्जा अवरक्त विकिरणों, इंफ्रारेड या IR विकिरणों से प्राप्त होती है। यदि अणु को अत्यधिक ऊर्जा जैसे 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी जाए तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनते हैं। यह एनर्जी, यह ऊर्जा पराबैंगनी व दृश्य क्षेत्र से प्राप्त होती है। इसलिए इस प्रकार से जो स्पेक्ट्रम बनते हैं उनकी स्टडी को हम UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। यहाँ अब जो थोड़ा सा हमें याद रखना है सिलेक्शन रूल्स के बारे में संक्षेप में, शॉर्ट में, कि जब ये संक्रमण होते हैं तो इनमें जो क्वांटम संख्या के मान में परिवर्तन होता है, अपने पिछले यही पहले बताया है कि क्वांटम संख्या के मान में परिवर्तन इकाई होता है जब संक्रमण होते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो क्वांटम संख्या हैं, जैसे मुख्य क्वांटम संख्या के मान में जो परिवर्तन होगा उसको हम डेल्टा n से लिख सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन होगा उसका मान क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह से कंपन क्वांटम संख्या के मान में जो परिवर्तन होगा वो भी 1 होगा, और घूर्णन क्वांटम संख्या के मान में जो परिवर्तन होगा वो भी 1 होगा। अर्थात उदाहरण के लिए अगर मॉलिक्यूल पहले v बराबर 1 कंपन ऊर्जा स्तर में स्थित है तो संक्रमण के बाद यह v बराबर 2 कंपन ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा, ना कि v बराबर 3 या v बराबर 4 में। इसी प्रकार से घूर्णन क्वांटम संख्या के मान में जो परिवर्तन होगा वो भी इकाई से होगा। अर्थात यदि मॉलिक्यूल j बराबर 1 में है तो संक्रमण करके j बराबर 2 में जाएगा, j बराबर 3, 4 इत्यादि में नहीं जाएगा। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1 ऊर्जा स्तर में स्थित है तो संक्रमण होकर n बराबर 2 में ही प्रवेश करेगा, उससे उच्च ऊर्जा स्तरों में नहीं जाएगा। इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम आने वाले सिलेक्शन रूल्स। यहाँ इन मानों के आगे हमने प्लस माइनस शो किया है। प्लस का अर्थ होता है ऊर्जा का अवशोषण, अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाना, और माइनस चिन्ह काम में लेंगे जब ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, अर्थात जब अणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इस प्रकार से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन और बैंड स्पेक्ट्रा किस प्रकार से बनते हैं उसको हम एक्सप्लेन
कर सकते हैं।